एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने आपको क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादातर हो रहे हैं और किस तरह वो हमारे सेहत पर असर डालते हैं। इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह इस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, जो सिर्फ आज की नीड नहीं है लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करें स्मार्ट कृषि समाधानों से। जंगलों की कटाई, पशुपालन, खेती और खाद्य परिवहन के जरिए कृषि और खाद्य उत्पादन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बड़ी वजह बनते हैं। ऐसे में पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए प्रचलित तरीकों की जरूरत को बल मिलता है। सवाल है कि हम मुश्किल मौसम के हालात में खेती में लचीलेपन और अनुकूल क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम्स को हम किस प्रकार क्लाइमेट रेजिलिएंट कर सकते हैं। क्या अनाज और गेहूं के अलावा हम दूसरे क्रॉप्स क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, मिलेट्स जैसा, चिकपीस जैसा, जिसमें गर्मी का असर उतना नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारे हेल्थ सिस्टम में भी हम किस प्रकार के हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम बना सकते हैं जिसमें गर्मी का इतना प्रभाव नहीं होगा। अगर ज़्यादा फ्लडिंग वगैरह भी हुआ तो वो डैमेज नहीं होगा। अर्थ का कैपेसिटी है जो आप इस्तेमाल करते हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेस को, जैसा कि ग्रीन वेजिटेशन है या क्रॉप्स है या कुछ भी है, या सॉइल से जो निकालते हैं न्यूट्रिएंट्स या मॉइस्चर निकालते हैं, ये इसको दोबारा ग्रो करने का, रिप्लेस करने का कैपेसिटी है। वाटर एंड वेजिटेशन को, पानी और वेजिटेशन को रिप्लेस करने का कैपेसिटी है हमारे धरती में, मगर वो एक सीमित है। अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए तो वो सीमा बहुत जल्दी पार हो जाती है। हमें अब कृषि की तरफ देखना पड़ेगा और कृषि वैज्ञानिक की तरफ और कृषकों को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह का, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी भी ज़मीन में कम हो रहा है, कैसे प्लांट्स वो उगा सकते हैं जो कम पानी से और ज़्यादा गर्मी में भी अच्छी तरह से उसको लगा के उसको उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि मिलेट्स, जानते हैं कि मिलेट्स को क्लाइमेट स्मार्ट सीरियल्स कहा जाता है क्योंकि उनको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है और वो काफ़ी रेजिलिएंट होते हैं, गर्मी में भी सह जाते हैं, ठंड में भी सह जाते हैं, और हमारे पोषण के लिए भी बहुत हमें पता है कि न्यूट्रिशियस हैं। तो इसी तरह से कई ऐसे वैरायटीज़ हैं अब अनाज के जो क्लाइमेट रेजिलिएंट कह सकते हैं, या ड्राउट रेजिस्टेंट, सलाइन टॉलरेंट कह सकते हैं। वो नमकीन पानी में भी उगाया जा सकता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसेस जो निकल रहे हैं, ये हमारे वैज्ञानिकों को पता है और अब ज़रूरत ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जल्द से जल्द हम कृषकों के पास लेके जाएं, ताकि उनका जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे वो उनको अडेप्ट अब उनको करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी पिछले 30-40 साल से उगा रहे थे, हो सकता है अगले 30-40 साल में वो सेम प्रैक्टिसेस नहीं कर पाए। तो उसको क्या अब एडेप्टेशन की ज़रूरत है बेस्ड ऑन विज्ञान, बेस्ड ऑन साइंस, और जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। कृषि क्षेत्र को जोखिम से मुक्त करने और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए वित्त पोषण की क्षमता वाला एक दूसरा समाधान बीमा और इस तरह के बाकी उपाय हैं।
भारत में ऑलरेडी एक इंश्योरेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे कहा जाता है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी उसका टेकअप भी काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ है। तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें करी जा सकती हैं इसके लिए, इसको और एक्सपैंड करने के लिए। पहली चीज़ है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आजकल हमारे पास सैटेलाइट का बहुत ज़्यादा डेटा है, हमारे पास वेदर स्टेशंस हैं खूब सारे जो कि लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम उस सैटेलाइट डेटा से और वेदर स्टेशन से लोकलाइज्ड फार्म लेवल वल्नरेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं ऐसे सॉल्यूशंस कि फार्मर की क्या वल्नरेबिलिटी है, उसे क्या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए अगर उसकी कोई आपदा के कारण उसकी फसल का नुकसान हो गया। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम डाउन स्केल कर सकते हैं, बहुत प्रिसिजन इंश्योरेंस पे हम काम कर सकते हैं। तो एक तो पहला ये हो गया। दूसरा है कि इसी टेक्नोलॉजी को हम कैसे प्लानिंग में, जैसे अगर ग्राम पंचायत अपने डेवलपमेंट प्लान बनाती है तो उस ग्राम पंचायत में हम कैसे इन्हीं टूल्स को यूज़ करके प्लानिंग को ही मजबूत करें। और तीसरा मेरा मानना है जो कि काफ़ी ऑब्वियस रहेगा इंश्योरेंस में, कि अगर उसको एक्सपैंड करना है तो जो मोस्ट वल्नरेबल है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसके लिए हम क्या सब्सिडीज़ दे सकते हैं जिससे कि इंश्योरेंस का अपटेक बढ़ जाए। तो ऑलरेडी कहीं कहीं पे कुछ स्टेट्स में ये हो रहा है, काफ़ी सारे स्टेट्स में कुछ सब्सिडी मैकेनिज्म है। क्या हम उसको भी डिफ्रेंशिएट करके जो मोस्ट वल्नरेबल फार्मर है उसके लिए हम क्या ज़्यादा सब्सिडीज़ दे सकते हैं और उसमें तकनीक का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब स्मार्ट एग्रीकल्चर से हम आगे बढ़ते हैं। मिटिगेशन और अडेप्टेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वो किस तरह का इम्पैक्ट लाएंगी, कार्बन एमिशंस को किस तरह कम कर सकती हैं और सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रमोट करते हैं। सिंपल या लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशंस यानी कि सोलराइजेशन हो गया, डीकार्बनाइजेशन हो गया, ये हेल्थ केयर डिलीवरी के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करेंगी। ग्लोबल हेल्थ केयर सप्लाई चेन के पास फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन और वितरण का जिम्मा है, जो हेल्थ सेक्टर के क्लाइमेट फुटप्रिंट के 70% से अधिक हिस्से पर दखल रखता है। ग्लोबल वार्मिंग में हेल्थ सिस्टम का बड़ा योगदान है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हेल्थ सिस्टम करीब 5% का जिम्मेदार है। देखिए, ग्रीन हाउस जो गैस एमिशंस होते हैं वो तो होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कुछ काम होते हैं जिससे ये एनर्जी और गैसेस एमिशन होंगे। हमें ये देखना है कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ करना शुरू कर दें, अगर हम लोग ऐसे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें जो इंजीनियर्स ने डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन करते हैं, जिसमें एयर फ्लो ऐसा हो कि एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत ना हो। तीसरी, हम अगर ये देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट हम स्मार्टली करें, जिसके वजह से हमें जो वेस्ट से जितना सारे एनर्जी एमिशन होते हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर में ना पहुंचे, तो हम इसको टैकल कर सकते हैं। ये ग्लोबली हो चुका है। हमारे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने एक रिएक्ट स्ट्रैटेजी करते हैं। रिएक्ट स्ट्रैटेजी भी ये है कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। रिसर्च की वजह से जो यानी एविडेंस निकलता है उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं। एंड इसके बाद जो कम्युनिटी है उनके भी बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें कि हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करें कि वो ग्रीन रहे। जैसे ग्रीनिंग ये भी होता है कि जो प्लांटेशंस हैं वो अगर हॉस्पिटल के सराउंडिंग में बना जाएं तो वो प्लांटेशंस हेल्प करते हैं कि एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। एंड फाइनली जो है टेक्निकल असिस्टेंस की मदद है हॉस्पिटल्स को, वो हम प्रोवाइड करते हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तरफ से, हेल्थ नेटवर्क के तरफ से, और उसकी वजह से कुछ तो हम लोग अच्छे एविडेंस मिल रहे हैं। क्लाइमेट हेल्थ एक्शन में तेजी लाने के लिए जरूरत इस बात की है कि हेल्थ सिस्टम और समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रति फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नए इनोवेशन का फायदा उठाया जाए। क्लाइमेट हेल्थ की पहल में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के पीछे मंशा और लक्ष्य 56 राष्ट्रमंडल देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। उदाहरण के लिए भारत का ग्राफ देखें तो महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा से संचालित मेडिकल ग्रेड रेफ्रिजरेटर का परीक्षण हो रहा है, ताकि पारंपरिक हेल्थ केयर सप्लाई चेन से कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए बाढ़ और चक्रवात के दौरान वैक्सीन के वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। तो क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत सारी होती हैं। हमारा ये मानना है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो जो एक्चुअल चेंज है ग्राउंड पे वो ज़्यादा नज़र आएगा। तो और स्केल पे
क्योंकि मिटिगेशन के लिए स्केल बहुत ज़रूरी है। आज हम सोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जब तक वो स्केल अप नहीं होता तब तक बहुत थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रहता है। उसको कैसे हम स्केल करेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो उसमें कुछ हमने किए हैं, कुछ चीज़ें, जैसे एक बहुत सिंपल एक पेंट है, और आप अगर सीलिंग्स को पेंट कर दें या छत को पेंट कर दें तो अंदर का टेम्परेचर 2-3 डिग्री से कम हो जाता है। उससे आपकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हेल्थ वाइज उसको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। दूसरा, सोलराइजेशन। हेल्थ फैसिलिटी के अंदर क्या हम कुछ इक्विपमेंट को सोलराइज कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन बॉक्सेस अब हमने सोलराइज करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि वो टेम्परेचर मेंटेन करता है सोलराइजेशन का बिजली के बिना। वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तीसरा, आपका एक सूटकेस लेबोरेटरी है जो कि सोलराइज्ड है, तो उसमें आप बहुत सारे टेस्ट सोलर एनर्जी से आप उसको रन कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक को। तो इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं बहुत सारी, कुछ इमर्ज कर रही हैं, कुछ रेडी हैं रोल आउट के लिए। लेकिन हमारा फोकस यही है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रोल आउट हो सकती हैं और जो स्केल भी होंगी। बाल रोगियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने में मदद के लिए एक अच्छा समाधान छत के पंखों पर लगाए जाने वाले किफायती इंडोर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना है। साथ ही PM 2.5 के कंसंट्रेशन को 50% तक कम करना और 2 घंटे के भीतर AQI को 350 से घटाकर 60 तक लाना शामिल है। स्वास्थ्य के लिए ऊर्जा 25,000 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुशल चिकित्सा और इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का समाधान पेश करता है। सेल्को फाउंडेशन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ साझेदारी में आइकिया फाउंडेशन और PHFI जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों से समर्थित इस पहल को लागू कर रहा है। कोशिश है कि भारत में जलवायु संयोजन और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर यूनिवर्सल हेल्थ केयर में सुधार की पहल को लागू किया जाए। वेलकम बैक। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के तहत हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सॉल्यूशंस, यानी कि उपाय ढूंढ रहे हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। और इसमें कोलैबोरेशंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, न सिर्फ मिटिगेशन के लिए बल्कि अडेप्टेशन के लिए। साझेदारियां महत्वपूर्ण है, जैसा कि SDG 17 में जोर दिया गया है। सरकार के साथ साथ NGO और कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए साझेदारियां महत्वपूर्ण है। Reckitt devised a 3C strategy. It's a campus, collaboration and curriculum. So we have created the climate resilient schools in the state of Uttarakhand. We started with the 1, now we have 4, and the year 2024 we are going to be there in around 10 schools in Uttarakhand. On the top of that, we have also announced the climate scholarships for the young kids. Second interesting and important thing is the curriculum. We created the curriculum on the climatic changes impacts based on our Honorable Prime Minister's mission life. So we have incorporated some of the best practices from there in our curriculum, so that there is an integrated curriculum which is available in the schools, and the young kids have the nudges so that they can actually do some impactful work on the climate. Third important topic is collaborations, and as we know, like civil society has a very important role, same as the role of the government. We're very proud to say, like over the years with NDTV, with Oho Hill Yatra, with the government of Uttarakhand, with the Honorable Governor and the Chief Minister of Uttarakhand, and the school teachers, principals and the extended communities, we are able to demonstrate the ray of hope, the ray of change in terms of the work what is happening on the climate, and I'm very sure this is going to go in the long way. बच्चों की राइट्स, आज हम यहाँ बैठ के एज यूनिसेफ इसलिए बात कर पा रहे हैं कि
1990 में एक कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक मोस्ट वाइडली रेटिफाइड लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि यूएन का ह्यूमन राइट्स का एक डॉक्यूमेंट है, जो कि दुनिया की हर कंट्री ने लगभग इसको रेटिफाई किया हुआ है कि दे विल प्रिवेंट, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स। एंड यूनिसेफ जैसी एजेंसियां इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं टू इंश्योर दीज राइट्स आर देयर। तो वो एक कमेटी है 18 मेंबर की, जो टाइम टू टाइम नए मुद्दे ढूंढते रहती है जिससे चाइल्ड राइट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, और जनरल कमेंट एक लीगल गाइडेंस जैसा देती है इन मुद्दों पे कि हाउ कंट्रीज कैन इंश्योर कि नए इमर्जिंग इश्यूज से बच्चों के राइट्स का हनन ना हो और उनके राइट्स को हम इंश्योर कर सकें। तो एक जो लेटेस्ट कमेंट आया है, जनरल कमेंट 26 जिसको हम बोल रहे हैं, दैट इज अराउंड चिल्ड्रंस राइट्स एंड एनवायरनमेंट विद अ स्पेशल फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड आई थिंक बच्चों को हमको इस तरह से एम्पावर करके उनको इंगेज करना चाहिए एट ऑल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हेन इट कम्स टू मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड ऑल्सो उनको हमको एडवोकेसी करने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि जहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा है, सपोज कई बार बहुत सारे सॉल्यूशंस जो बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं उन्हीं के थ्रू आते हैं, तो उनको हमको ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने हैं कि वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो समस्या खड़ी हुई है वो हमारे द्वारा ही की गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लीजिए, या फिर हमारे ऐसे आचरण व्यवहार जिससे ग्रीन गैस एमिशंस होते हैं और वो पर्यावरण में जाते हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये हमारा अपना किया हुआ है, मानव सभ्यता का ही ये किया गया जो ये समस्या है, और उसको सॉल्यूशन उसको जो सॉल्व किया जाएगा वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही करना पड़ेगा। और कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी उसमें वो विकसित की जा रही हैं, जो कि इसको मिटिगेशन जो आप वर्ड बोलती हैं वो मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को। हेल्थ टेक में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको कैसे हम उसको कम दाम में हम पेशेंट्स को दे सकें। जो मरीज़ हैं, जिनको चाहिए वो जो उनको जो कभी अस्पताल जाते हैं या उनको दवाइयाँ चाहिए, वो उनको कम दाम में हम उनको कैसे मुहैया कराएं, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे कंट्री में। तो एक तो है कि भारत में प्राइस रेगुलेशन है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होती हैं, जो बनती हैं भारत में, वो उसमें भी कई बार कॉस्ट बहुत बन जाता है, क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उसमें उनको रॉ मटेरियल्स जो है बाहर से लाने पड़ते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग बाहर से करनी पड़ती है, तो उसकी रॉयल्टी उसको पे करनी पड़ती है। तो हम अगर ये टेक्नोलॉजीज़ अपने भारत में ही बनाएं और उसकी जो रॉ मटेरियल्स है वो यहीं पे प्रोड्यूस हों, तो हम इसको बहुत कम दाम में मुहैया करा सकते हैं। डिकार्बनाइजेशन से लेकर माइंडफुल बाइंग, यानी कि सोच समझकर खरीदना, प्लास्टिक को ना कहना और साथ साथ कारपूलिंग करना, ये छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत डिफरेंस बना सकते हैं। क्लाइमेट हेल्थ नीड्स को एड्रेस करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है हर सेक्टर से, वो भी एक इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। हमारा ये खास शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के साथ, क्योंकि हम मिलजुल कर एक हेल्दियर और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं।